हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? आगे 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 जी। पढ़े तो बेसिकली हम किसको पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ चुके थे आपकी बनास नदी, और बनास की सहायक नदियाँ ये भी हो गई थी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं साहब, चलें आगे जी भाई। अब आपके बनास पे त्रिवेणी संगम की बात करें, वो सब हो गई। अब नेक्स्ट आपके यहाँ से आ जाता है आपकी चंबल नदी, इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो हम बात करेंगे अब बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर था, और इस बंगाल की खाड़ी में आपकी नदी थी जिसका नाम है चंबल नदी। इस चंबल नदी को देखो, पहले तो आपको मैप में दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ और फिर लिखा दूंगा। बनास नदी और पश्चिम बनास दोनों अलग अलग है क्या? जी हाँ, दोनों अलग अलग है। क्या है बेटा? क्या है? कोई बात नहीं जी, है ना? तो चंबल नदी को पहले तो मैप में देख लेते हैं, और मैप के बाद फिर हम लोग देख लेंगे कहाँ पर, इसका अपना खुद का एक डायग्राम बना लेंगे जी। आ जाओ साहब, तो एक हम लोग अपना एक वो ले लेते हैं मैप, और मैप के अंदर से देखते हैं जी। जैसे ये राजस्थान का मैप है, और उस राजस्थान के मैप में हमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं देखनी है। बेसिकली हमें ये देखना है कि कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, जो हमारे काम का है हमें उसी पे फोकस करना है, बाकी हमारे कोई काम की चीज़ इसमें नहीं है जी भाई। ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, और यहीं से लेकर के हम लोग बात करते हैं साहब। देखो, सबसे पहले ये आपका मध्य प्रदेश कैसा है, जहां से भी निकलेंगे वो लिख देंगे आगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझना अभी तो, है ना? लिखना है साहब। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में महू मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। यहाँ पर पड़ती हैं आपकी जानापाव की पहाड़ियाँ, और इस जानापाव की पहाड़ियों से आती है नदी, और यहाँ से आने के बाद ये नदी जो है यहाँ पर आपके चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, क्योंकि बेसिकली ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भी है, और ये चित्तौड़गढ़ आपके यहाँ पर भी है, और चित्तौड़गढ़ दो स्थानों के ऊपर है। तो इस चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी जो है ये आपके आती है कोटा में। ये नदी कहाँ आती है? कोटा में। और उसके बाद में ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई, और उसके बाद में आगे सवाई माधोपुर के बाद करौली और धौलपुर के पास से सीमा बनाती हुई, और ये आगे चली जाती है आपके वापस कहाँ चली जाती है? मध्य प्रदेश के अंदर ही चली जाती है। सॉरी, आगे बाद में यूपी के अंदर चली जाती है। उसके बाद कहाँ चलेगी? यूपी के अंदर। तो यहाँ से नदी बहती है साहब। तो चंबल सीधी सी बात है मध्य प्रदेश से आती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से बहती हुई आपके आगे चली जाती है। उसके बाद में इसके अंदर कुछ नदियाँ और आती हैं साहब। उसके बाद में इसकी सहायक नदियाँ आती हैं, या इसके ऊपर बांधों की बात करें तो पहले तो बांधों की चर्चा करें तो इसके ऊपर एक बांध तो है आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके ऊपर एक बांध तो मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है गांधी सागर बांध। ये बता रहा हूँ, एक बांध आपके इसी चित्तौड़ के अंदर है, और इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। एक इसी कोटा के अंदर है, यहाँ पर है आपके जवाहर सागर बांध, और एक आपके यहाँ पर है जिसका नाम है आपके कोटा बैराज। तो इस प्रकार से इसके ऊपर 4 बांध हो जाते हैं, और ये चारों बांध जो है ये लगभग 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। लगभग आपके 100 मीटर के दायरे के अंदर आते हैं साहब। उसके बाद यदि हम बात करें गुरुजी, इसकी सहायक नदियाँ और आती हैं साहब, है ना? अब इसकी सहायक नदियाँ आती हैं, जैसे इधर से हम बात करें, इधर से पहले ये तो हो जाएगा इसका दायां, और ये हो जाएगा इसका बायां, क्योंकि नदी इधर बह रही है तो ये दायां है और ये बायां है। तो इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सिवना। इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सिवना जी, नाम लिखते चलूंगा, सिवना जी। उसके बाद में इधर से एक नदी और आती है जिसका नाम है गूंजली। उसके बाद में इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है ब्राह्मणी। मैंने लाइन लंबी लंबी लिखी है भाई, यहाँ पे इतने मैप में इतनी जगह नहीं होती कि हम लोग इसको बना सके अच्छे से। ब्राह्मणी के बाद में यहाँ पर और भी नदियाँ आती सब आते हैं ना, ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी के बाद कौन सी आती है? मेज। ब्राह्मणी के बाद में यहाँ पर इसमें एक नदी आती है, इसका नाम है मेज, बाद में बता दूंगा आपको, मेज। और इस मेज की एक सहायक नदी भी आती है जिसका नाम है मांगली। मेज की सहायक नदी जिसका नाम है मांगली। मेज के बाद में इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है कुराल। कुराल के बाद एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है चाकन। और उसके बाद में एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है बनास। ये इसकी सहायक नदियां यहां पर आ जाती हैं, बनास, ठीक है। उसके बाद में इधर से बात करें तो इधर से आपके एक नदी आती है जिसका नाम है छोटी काली सिंध। कहां से आती है बता दूंगा पूरा। उसके बाद में इधर से एक नदी आती है
है ना, और इसका नाम है काली सिंध। इसका नाम है काली सिंध, ये छोटी काली सिंध है और इसका नाम है काली सिंध। इस काली सिंध की बात करें, इसकी सहायक नदियां आती हैं। इसकी एक सहायक नदी तो आती है परवन, इसकी एक सहायक नदी तो आती है परवन। इसकी एक सहायक नदी आती है आपके आहू। एक सहायक नदी आती है आपके उजाड़, उजाड़। और एक सहायक नदी आती है, इसका नाम है चोली, चोली। ये सहायक नदियां आती है चोली। उसके बाद में इधर से आपके एक नदी आती है जिसका नाम है पार्वती, पार्वती। और इधर से एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है सीप, सीप। ये इसकी सहायक नदियां आ जाती हैं साहब, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब इसको चित्र बनाऊं, यदि मैं दूसरा चित्र बनाऊं जो आपको होगी कुछ हमारी कॉपी में बनाना है, तो आपको आपकी कॉपी में बनाना है। उसकी बात करें तो कॉपी में बनाना है तो आप कॉपी में बनाओगे इस प्रकार से। एक नदी हो जाएगी जिसका नाम है चंबल नदी, ये तो हो गई आपकी चंबल नदी। बाद में इसकी विशेषता बताता चलूंगा। ये आपके यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है जाना पाव की पहाड़ियाँ, क्योंकि बच्चों कहते हैं कि भाई, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें कॉपी में बनाना है, तो मैंने मैप में बता दिया कहाँ पे है। और ये जाना पाव की पहाड़ियाँ, इसके ऊपर सबसे पहले एक बांध आ जाएगा, ये बांध है और इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध बेटा। और ये गांधी सागर बांध जो है ये आपके एमपी में है। उसके बाद में ये यहाँ पर आपके राजस्थान में प्रवेश कर जाती है जी। तो ये आपके एक बांध हो जाएगा जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, कहाँ पर है, चित्तौड़ में। उसके बाद में ये एक बांध हो जाएगा जिसका नाम है जवाहर सागर, जवाहर सागर। यहाँ पर एक बांध हो जाएगा जिसका नाम है कोटा बैराज, कोटा बैराज। ठीक है, ये तो कोटा बैराज हो जाएगा सर जी। उसके बाद में इसकी सहायक नदियां आ जाएंगी। इसकी सहायक नदियों में जैसे एक तो हो जाएगी आपके कौन सी भाई, एक तो कौन सी है, शिवना, शिवना, गूंजली, ब्राह्मणी, मेज, मेज में कौन सी मिलती है, मांगली, कुराल। ये करम बता रहा हूं मैं तो, चाकन। ये आपको ये मैप सिर्फ, और मैप जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपको करम बताएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रम क्या बताएगा, करम बताएगा जी। इस क्रम में मिलती हैं चाकन, बनास, ये सिर्फ क्रम बताएगा, बाकी कुछ नहीं समझ में आएगा इस चीजों से। हो जाएगा बेटा अमित, हो जाएगा, हो जाएगा जी। इधर से आए, छोटी काली सिंध, इधर से आए काली सिंध, काली सिंध में आ गई परवन, काली सिंध में एक मिल गई आहू, काली सिंध में एक मिल गई उजाड़, काली सिंध में एक मिल जाती आपके चोली, एक इधर से आती है पार्वती, और एक आ जाती है आपके यहां पर आके मिल गई सीप जी। ये डायग्राम जो है ना, अब जब लिखेंगे थोड़ा समझ में आएगा साहब। गुड मॉर्निंग भाई जी जी। इसको उतार लो, 1 सेकंड लगेगी, ताकि कॉपी में रहेगा ना तो आपको याद रहता रहेगा। तो आपको मैं एक बार पैनल दिखा देता हूं, इसके लिए आपको जरूर 2 मिनट का समय दूंगा भाई। उतार लो, ये 2 मिनट का समय है साहब। चंबल नदी कौन से प्रवाह की है बेटा, हम किसके प्रवाह को पढ़ रहे हैं बेटा, तो मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में लिखा है मेरे बच्चे, मैंने, हाँ भाई मैंने मेनाल प्रपात बेटा भीलवाड़ा में लिखा है साहब।
हाँ भाई, अब इसको शेयर। कुलदीप, हाँ बेटा। नहीं बेटा प्रियांश, नहीं बेटा, वो लोग चित्तौड़ बताते हैं बेटा, चित्तौड़ में नहीं है। लोग कहते हैं साहब चित्तौड़ में नहीं मेरे बच्चे। उतारो उसको, फिर उसके बाद चलेंगे साहब। नहीं पूनम नहीं लिखनी जो बेटा, उसी में कोई अपडेट चीज़ है ना, वो उसमें जोड़ते चलना बेटा। पूनम वहीं जोड़ते चलना। उतार लो इसको, फिर इसके तुम्हारे सामने होगा ना, फिर हम लोग इसको देखेंगे। हो जाए तो मुझे कमेंट्स कर देना कि जी हो गया साहब। बस यही एक टॉपिक है लास्ट, चंबल नदी जो बड़ा है थोड़ा सा, बाकी तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं। झीलों में तो एक दिन में झील पूरी हो जाएंगे। हो गया भाई, हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो तो अब हो गया, तो अब देखते हैं इसको। ये लो मेरे बच्चों, अब इसको लिखते हैं साहब, कौन सी पहाड़ियां कहां से हैं सब बताऊंगा, क्योंकि दोनों चीज लिखवाते चलेंगे अब, है ना। अब पढ़ें इसको। हाँ जी मेरे बच्चों, अब देखो यहां से, अब किसकी बात कर रहे थे, हमारी नदी पड़ रही है जिसका नाम है चंबल नदी जी। कुछ चीजों के लिए तो आपको मैप की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चंबल नदी सबसे पहले तो आता है गुरुजी इसके उपनाम, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको एक तो कहते हैं बेटा चर्मणवती नदी, एक तो इसको क्या कहते हैं चर्मणवती नदी कहा जाता है, और एक इसको कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु। हम सामान्यतः कामधेनु उसको बोलते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो, और ये भी हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि इस नदी के ऊपर बांध है, बांध है और बांध है, बांध है तो उनसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई की जाती है, इसलिए हमारे ये उपयोगी है साहब। एक यदि यहां से इसकी बात करें गुरुजी, और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो यहां से सबसे पहले इसके उद्गम की बात करें, और इसका उद्गम इस मैप में देखोगे आप लोग तो भैया मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हो रहा है। कहां से हो रहा है, मध्य प्रदेश से। तो आ जाओ जी, आ जाएगा आपके एमपी, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कहां से, महू में, और महू में कहां से, तो ये आ जाएगा आपके जाना पाओ की पहाड़ियां, जाना पाओ की पहाड़ियां। तो चाहे ऐसे कह दो जाना पाओ की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश के महू के अंदर जाना पाओ की पहाड़ियों से, चाहे कैसे भी कह सकते हो सब जी, है ना, ये कह सकते हो सब। हाँ बेटा, एक बच्चे ने कहा सर आपने एक आता हाड़ौती के पठार में नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। देख लो यहाँ पर ये जो आपकी नदियां थी ये हाड़ौती के पठार की नहीं, इधर इधर तो हाड़ौती के पठार की नहीं है, ये हाड़ौती का पठार है कोटा बारा। तो यहाँ से नदियां देखो सब तो किधर आ रही हैं, किधर आ रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। अक्षय देख ले बेटा किधर आ रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, राइट जी हाँ। चलो उसके बाद देखो यहां से, एक तो ये हो गया उद्गम हो गया। अब उसके बाद उद्गम होने के बाद ये बहती हुई आपके राजस्थान में आएगी, तो राजस्थान में प्रवेश, तो यहां से इस मैप में आपको बताया मैंने कि भाई राजस्थान में प्रवेश कहां से होती है, बहती हुई आती है। और ये चित्तौड़गढ़ कैसा है, तो कहां से प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ में एक जगह जिसका नाम है आपके 84गढ़, तो ये आपके 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़ की बात करें, यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, और उसके बाद आते हैं आपके बहाव के जिले, और ये बहाव के जिले क्रम वाइज हैं। ये बहाव के जिले कैसे हैं,
कर्मानुसारी हैं। बहाव के जिले आपके कर्मानुसारी हैं साहब। कर्मानुसार का मतलब है, इस मैप में देखोगे मेरे गुलगुलो, तो आपको यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दिखेगा, उसके बाद ये कोटा दिखेगा, फिर ये आपका इधर बूंदी का हिस्सा दिखेगा, सवाई माधोपुर दिखेगा, करौली और धौलपुर की बात करें तो ये आपके प्रवेश कहाँ से करती है? चित्तौड़ से। और ये बहती कहाँ पर है? तो एक तो बहती है चित्तौड़ में, चित्तौड़ के बाद ये आ जाएगी आपके कोटा, कोटा के बाद हो जाएगा आपके बूंदी, बूंदी के बाद आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद ये पहुंच जाती है आपके करौली, और करौली से बहती हुई पहुंच जाती है आपके धौलपुर के अंदर। ये मैप तो आपको यूं आता ही है चुटकियों के ऊपर, इतने सारे मैप देखा। हाँ जी। जाना पाओ की पहाड़ियां कहाँ पर है? इस्लामाबाद में है बेटा। कहाँ पर है? इस्लामाबाद में जी, है ना। इस्लामाबाद में मेरे बच्चे, यह है ही नहीं। और इस्लामाबाद में नहीं मानो, थोड़ा सा और आगे मान लेना, अफगानिस्तान की तरफ मान लेना। जी, यहां तक हो गया साहब? हाँ जी। दीपक दीपक करता हूं बेटा बात। जी जी जी, आज कर लूंगा पक्का, डन। सॉरी जी। उसके बाद में यहां से देखो, ये बहती हुई यहां से चली गई, एमपी से आई, राजस्थान में बहती हुई, और यूपी में जाकर के किस में जाती है? यमुना में। तो आती यहां से, किसके बाद? इसका विलय आता है गुरुजी, एक आता है विलय। तो विलय की बात करें तो आ जाएगा कि इटावा, जो कि पड़ता है यूपी में, इटावा यूपी में, यमुना में विलय, यमुना में विलय। इटावा यूपी में इसका विलय कहाँ होता है? यमुना में इसका विलय हो जाता है साहब। इसका मतलब कहाँ से आई और कहाँ जाती है, यहां तक होगी। और इसके आधार पर एक चीज और आ जाएगी कि नदी की लंबाई, भाई उदय हुआ, उद्गम हुआ, और उद्गम के बाद विलय हो गया, तो नदी की लंबाई, और इस नदी की लंबाई के लिए भी वही दो टाइप के डाटा हैं साहब, है ना, है ना भाई। इसकी बात करें तो इसकी यदि हम बात करें यहां से, इसकी लंबाई जो है ना, ये दो टाइप से है। हमारे पीटीआई महोदय कहते हैं कि 966 किलोमीटर है। हमारे जो पीटीआई ग्राम, जो पटवारी महोदय ग्राम से, वो कहते हैं कि भैया ये तो यहां से लेकर के और यहां तक बहती 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 सब 966 किलोमीटर है। लेकिन क्या हुआ, जब इसको सैटेलाइट से, उपग्रह से पिक्चर लिया, उसमें देखा तो एक आ जाएगा आपके, तो सैटेलाइट के आधार पर, सैटेलाइट के आधार पर, और सैटेलाइट के आधार पर इसकी लंबाई जो आती है, ये आ जाती है आपके 1051 किलोमीटर। ये आ जाती है आपके 1051 किलोमीटर। और इसी लंबाई में एक और आती है कि गुरुजी राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो बेटा इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई की बात करें ना, इसको लेकर के भी बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला रहता सा, है ना। राजस्थान में लंबाई इसकी है आपके 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। एक इसकी लंबाई को लेकर के आती है कि राजस्थान व एमपी के मध्य सीमा, ये क्या करती है? राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा बनाती है। देख लो पिक्चर में, यहां पर ये एमपी से आई, राजस्थान में बहती है, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यहां पर क्या करती है? यहां पर क्या करती है साहब, है ना। यहां पर क्या करती है मेरे भाई? यहां पर ये राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। तो यहां पर राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, और उस राजस्थान और एमपी की सीमा की बात करें, इसकी लेंथ आ जाती है आपके 241 किलोमीटर। तो कई बार इसकी कुल राजस्थान में लंबाई 241 और 135 जोड़ करके भी बता दी जाती है साहब, है ना। कई बार इसकी दोनों को जोड़ करके भी बता दिया जाता है। तो ये 241 किलोमीटर जो है ना, ये आपकी सीमा बनाती है। चलो ये तो हो गया। एक और लो, रजनी बेटा इसको चला, इसको चला। ये चलाने के लिए भगवान ने दिया है। कह रहे सर इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ये पहाड़ियाँ एमपी में, आप इस्लामाबाद क्यों बता रहे हो? किसी ने, एक ने पूछा था किसका उद्गम कहाँ से था, उसको बता रहा हूँ, तुमने नहीं पूछा। तुम लोग टाइपिंग पे विश्वास कम करो, अपने फ़ोन को दूर रखो, उसको हॉरिजॉन्टल मोड पे रखो और पढ़ो। जी भाई प्रजापति पालीवाल जी, बताओ बेटा। जी दोनों ही मान लेती है।
चलो आगे बढ़े। उसके बाद में इसकी और विशेषताएं आती हैं। एक आती है, एक यदि हम बात करें, यह भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन या उत्खात भूमि वाली नदी है। और याद करो, जब हम लोगों ने भौतिक प्रदेश पढ़ा था पूर्वी मैदान, तो वहां पे चंबल बेसिन आया था साहब, है ना, जो आया था। तो वहां पर उस चंबल के बेसिन के अंदर नदी के द्वारा क्या किया था, अवनालिका अपर्दन। तो पूरे भारत में ये सबसे अधिक करती है। जी जी नहीं बेटा प्रदीप, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक यहां से आता है कि नदी द्वारा गहरी घाटी या वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। अब आपके वी आकार की घाटी क्या होती है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली नदियों के द्वारा जिन घाटियों का निर्माण होता है ना, वो होता है वी आकार की घाटियां। और यदि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में वी आकार की घाटियां किस नदी के द्वारा बनाई जाती है, तो वो आपके यहां से आ जाएगा चंबल नदी। एक आ जाएगा राज्य की एकमात्र नदी, राज्य की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की संभावना कि राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसके अंदर जल परिवहन की संभावना है, और वो कौन सी, आपके चंबल नदी। एक और आता है, नदी में गांगे सूस या डॉल्फिन मछली पाई जाती है। यदि पूछे कि राजस्थान की कौन सी नदी है जिसके अंदर गांगे सूस या डॉल्फिन मछली पाई जाती है साहब, पवन कब लिख दिए यार भाई जी, पढ़ लो चुपचाप। जी एक आता है यहां से, नदी पर बांध, बता के गया हूं कि भाई नदी पर बांध है आपके 4 बांध, बताया था ना मैं, नदी पे 4 बांध है। एक एमपी में है, एक चित्तौड़ में है, ये कोटा में और ये कोटा में। अब इसको देखते हैं सब जी। तो नदी पे 4 बांध है। इन 4 बांधों को किस प्रकार से पढ़ना है पता है, ये हमें पढ़ना है कि नदी उद्गम से विलय की ओर, इस प्रकार से भी क्रम पूछ लेते हैं कि नदी उद्गम से विलय की ओर। इसका मतलब है नदी का उद्गम इधर हुआ, इधर से चलेंगे तो पहला कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है साहब जी। और यहां पे देखो, इसकी बात करें तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका गांधी सागर बांध। एक तो कौन सा है, गांधी सागर बांध, और ये आपके एमपी में है। गांधी सागर बांध ये आपके एमपी में है। और इस गांधी सागर बांध की बात करें तो लिख सकते हो कि चंबल पर सबसे बड़ा बांध, ये जो बांध है आपका, ये आपका चंबल पर सबसे बड़ा बांध है। कि चंबल पे जितने भी बांध हैं उनमें सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर बांध। बस ये हमारे यहाँ नहीं है साहब। उसके बाद इसका मतलब है ये तो कौन सा हो गया आपका, गांधी सागर बांध जी। और यहां पर मैंने बताया भी था आपको, देखो आपने चित्र बना रखा है, उसके अंदर जो आपने कॉपी में चित्र बना रखा है ना, वो ये है। तो मैं अब उस पर जाऊंगा भी नहीं वापस से जी। आपने अपनी कॉपी में गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज लिखा रखा है, तो मैं वापस इसके ऊपर जाऊंगा भी नहीं है।
डॉल्फिन मछली सर, नदी पे गांगेसूस, एक गांगेसूस है, एक डॉल्फिन मछली को क्या बोलते हैं, गांगेसूस बोलते हैं जी। तो दूसरा इसके ऊपर आ जाएगा बेटा आपका राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और ये जो है ये आपके चित्तौड़ में है। और राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो यह आ जाएगा जल भराव के आधार पर, जल भराव के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा बांध, आधार पर राज्य का सबसे बड़ा बांध, जल भराव के आधार पर राजस्थान का, हाँ बेटा अजमेर वो गलत लिखा हुआ बेटा, अशोक वो अजमेर गलत लिखा हुआ है, उदयपुर है बेटा जी हाँ। तो सबसे राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये आपके राणा प्रताप सागर बांध है। उसके बाद में तीसरा जो बांध आता है, देखो कॉपी में आगे चलोगे तो वो कौन सा है, जवाहर सागर बांध, और ये कहां पर है, कोटा में। इसमें लिखना आपको यह कागदी या पिकअप बांध है। ये बांध कैसा है, कागदी या पिकअप बांध है। कागदी या पिकअप बांध का मतलब होता है ऐसा बांध जो मुख्य नदी पर न होकर के उसके थोड़ा सा बगल में है और वहां से पानी लेके जाया जाता है साहब जी। पिंकी नहीं बेटा, उस पर नहीं जाना है, मेरे बच्चे नहीं जाना इन चीजों पे जी। और नंबर 4 की बात करें वो आ जाता है आपका कोटा बैराज, कोटा बैराज, और ये कहां पर है, आपके कोटा के अंदर है साहब जी। कोटा बैराज कोटा के अंदर है। और इसकी बात करें तो इसकी एक विशेषता है, कैचमेंट एरिया के आधार पर, एक है कि कैचमेंट एरिया के आधार पर, कैचमेंट एरिया के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा बांध। गुरुजी इसका मतलब क्या है, कैचमेंट का मतलब होता है कि जब बांध में पानी आएगा ना तो कितनी दूर तक जाता है, पानी कितना आया ये नहीं है, जैसे कई बार बांध में पानी 1 फुट भी आ गया तो बहुत लंबी दूर तक, तो बांध में पानी कितनी दूर तक इकट्ठा होता है वो बोलता है। तो कैचमेंट के आधार पर आ जाएगा कि ये क्या आपका जी सबसे बड़ा बांध आता है। तो ये नदी पे बांध हो गया साहब जी। आगे चलें, पिकअप बताना बेटा, जो नदी पे नहीं होता है, नदी के बगल में होता है और वहां पे पानी जो है वो आपके पंपों से पानी लेके जाया जाता है साहब, पंपों से पानी ले जाता है वहां पर। ये जी, चलो आगे। हाँ, तो नदी पर बांध, नदी उद्गम से विलय की ओर। एक चीज और आ सकती है, बी बांधों के निर्माण के आधार पर, कि गुरुजी निर्माण के आधार पर, कि बांधों का निर्माण कैसे हुआ उसके आधार पर बात करें तो सबसे पहले 1960 में 2 बांध बने गए थे। एक तो आपके गांधी सागर बांध और आपके कोटा बैराज, ये तो बना दिए गए थे आपके 1960 में। उसके बाद 1970 में आते आते ये बना दिया गया था आपके राणा प्रताप सागर बांध, ये बनाया गया था आपके 1970 में। और 1970 के अंदर बनकर के तैयार हो गया था आपका जवाहर सागर बांध। जी हां साहब,
लिफ्ट क्या होती है? लिफ्ट उठाना, जो उठाती है वो। कैचमेट, जो एरिया कवर होता है उसको कैचमेट बोलते हैं। कैचमेट, पकड़ लिया और मिल गई, मतलब कितना एरिया इसके रेंज में आता है, उसको कैचमेट बोलते हैं बेटा। ये ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां सा, जल भराव, कितना पानी इकट्ठा हुआ, और कैच का मतलब है कितनी दूर तक पानी इकट्ठा होता है। कितना पानी इकट्ठा हुआ ये जल भराव है, और कितनी दूर तक पानी इकट्ठा होता है वो कैचमेट है। जी, सहायक नदियां। और सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों में सबसे पहले मैं नंबर 1 लगा के लिखता हूं, बाईं ओर से मिलने वाली नदी। अब आपने चित्र बना रखा है तो नाम, वो क्रम तो आपको दिख ही रहा है। भाई चित्र आपने बना रखा है। जी 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 सली, है ना, चित्र आपने बना रखा है तो क्रम तो दिख रहा है। तो यदि उसके अंदर देखें तो एक तो कौन सी जाएगी? शिवना। सिर्फ नाम याद रखना है, शिवना, और कुछ नहीं है। बी गूंजली, सिर्फ नाम याद रखना है, और कुछ नहीं है। सी ब्राह्मणी, यहां पे पढ़ना है जी, यहां पे पढ़ना है मेरे भाई। ब्राह्म नदी, इसको पढ़ना साहब। गुरुजी क्या, देखो मेरे गुलगुलो, इस ब्राह्म नदी की बात करें, एक तो पढ़ना है इसका उद्गम। तो बेटा उसका उद्गम जो है ना वो होता है आपके हरिपुरा से, और हरिपुरा पड़ता है आपके चित्तौड़ में। तो हरिपुरा चित्तौड़ एक जगह है, वहां से उसका उद्गम हुआ, और वो चित्तौड़ में ही बहती है। वो चित्तौड़ में बहती है और भैंसरोडगढ़ के पास आकर के चंबल में मिलती है। तो उद्गम हुआ और उसके बाद विलय। तो विलय कहां हो जाएगा? हरिपुरा, सॉरी, भैंसरोडगढ़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में चंबल में विलय। ऐसे लिख लो, विलय भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। भाई आगे चंबल तो लिखने की जरूरत नहीं है। चंबल लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सहायक नदी किसकी है? चंबल की है। बेटा आराम से पीडीएफ में देख के लिखना, नोट्स के लिखना सब जी। उसके बाद में और चीजें आती है साहब। एक आता है, अब आपने पढ़ा होगा कि भैंसरोडगढ़ के अंदर एक तो दुर्ग है जिसका नाम भैंसरोडगढ़ दुर्ग है साहब, है कि नहीं है? तो आ जाएगा एक कि चंबल व ब्राह्मणी नदी के संगम पर, चंबल और ब्रह्मणी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। इन दो नदियों के संगम पे आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। और लो साहब यहां पर, है ना, एक आ जाएगा यहीं पर, इसी की बात करें नदी पर, ब्रह्मणी नदी की बात करें, नदी पर राज्य का सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होता है, इसकी चर्चा ऊर्जा में करेंगे। बस अभी इतना याद रखना साहब कि राजस्थान का सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? यहीं पर है। पहला शाहबाद क्षेत्र में। पहला कहां पर है? शाहबाद में। पहला कहां पर है? शाहबाद में हाइड्रो, और ये पर्सन आता है जी। उसके बाद में ब्राह्मणी के बाद आपके सामने एक नदी आई होगी, मेज
आई कि नहीं आई? मेज नदी। तो भाई साहब अब मेज की चर्चा कर लें। मेज, इसका उद्गम ऊपरमाल के पठार से होता है। इसके उद्गम की बात करें तो बेटा उसका उद्गम जो होता है ये ऊपरमाल का पठार है, ऊपरमाल का पठार से। गुरुजी कैसे, देख सकते हो चित्र में। यहां से हम बात करें, ये बूंदी का क्षेत्र है और ये आपके इधर चित्तौड़ और भीलवाड़ा का, बिजोलिया का क्षेत्र है। तो इसी ऊपरमाल, ये ऊपरमाल का पठारी क्षेत्र है और इसी ऊपरमाल के पठार के क्षेत्र से निकल करके और मेज आपके बहती हुई आती है ना। यहाँ पर आपके ये इधर है, ये ब्राह्मणी तो यहीं पर है, ये तो लिखने के लिए इधर आ गई, बेसिकली तो है तो यहीं तक ना, लेकिन ये आपके ऊपरमाल का पठार है और इसी ऊपरमाल के पठार से नदी निकल करके आती है। तो ये तो चित्र में जगह नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझना होगा जी। तो उद्गम कहाँ से हुआ? ऊपरमाल के पठार से। बहुत बढ़िया साहब। उसके बाद में गुरुजी ये मिलती कहाँ पर है? तो ये आ जाए, इसका विलय की बात करें तो कई जगह तो आपको मिल जाएगा लाखेरी, लाखेरी बूंदी, या तो ये मिल जाएगा, या आपको एक नाम और मिल जाएगा और वो नाम मिलेगा आपको भैंस लाना कोटा। भैंस लाने से भैंस खाना, भैंस खाना कोटा, या नाम मिलेगा आपको भैंस खाना कोटा में चंबल में विलय। इसका मतलब क्या हुआ? एक कटारा, बताओ बेटा क्या हुआ? बढ़ाएंगे बेटा, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे कटारा जी, बढ़ाएंगे 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 जी। भैंस खाना है ये, भैंस लाना नहीं है, भैंस खाना। जी। तो यदि आपसे पूछे कि लाखेरी किस नदी के किनारे पर है, आ जाएगी बेटा। लाखेरी किस नदी के किनारे पर है तो डोपो क्या करके आनी है? मेज नदी। राजस्थान की पहली चीनी मिल वो इसी नदी के किनारे पे थी और इसी लाखेरी में थी क्योंकि वहां पर पानी की व्यवस्था थी जी। ठीक है। उसके बाद में ई कुराल नदी। वैसे मेज की सहायक नदियां भी हैं यार, भूल गया मैं तो। ये मेज है और इस मेज की सहायक नदियां हैं। और वैसे मैंने तो आपको एक ही नदी दिखाई थी यहां पर, ये तो मैंने आपको एक ही दिखाई थी। देखो मेज और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मांगली। है ना, मांगली। तो यहां पर आ जाएगी आपके मांगली है और आ जाएगा मांगली। बात करें तो नदी पर बूंदी में भीमलत जलप्रपात है। इस मांग नदी के ऊपर बूंदी में एक जलप्रपात भी जिसका नाम है भीमलत। ये सीमा पर है बेटा। ये जो मेज नदी जो है ना, ये कोटा और बूंदी की सीमा पर आती है साहब। गोसुंडा बांध पुरानी नदी देखो ना, बताया ना सब यार, क्या कर रहा जी। तो मांग नदी पर बूंदी में भीम जलप्रपात है और इसकी सहायक नदियों में एक और आती है घोड़ा पछाड़, वो भी लिख देता हूं आपको, घोड़ा पछाड़ नदी, और ये भी कहां पर है? बूंदी में जी। तो ये मेज की सहायक नदियां दो, एक मांगली और एक घोड़ा पछाड़। सॉरी सीमेंटिका ही रहे, चीनी का नाम है वो, तो चीनी वाला तो चित्तौड़ में था जी। सीमेंटिका 1915 1917 सॉरी जी। तो सिवना, गोंजली, ब्राह्मणी, मेज, और उसके बाद कौन सी थी? कुराल, चाकन, बनास। तो एक लिखता हूं मैं यहां पर डी, उसके बाद ई, कुराल। सिर्फ इतना याद रखना, कहां मिलती है? बूंदी में। ई हो गया एफ, चाकन कहां मिलती है? सिर्फ बूंदी में। और जी बनास, बनास को हम पढ़ चुके हैं सब
जी। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें, ये नाम आ जाएगा इनका, हाँ भाई किशोर, सॉरी, जी जी जी। तो ये बाईं ओर की नदियां हैं जो इसके ऊपर आ जाती हैं साहब। नमस्ते भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलें, चंबल नदी उफान पे है बेटा। जी भाई, आगे देखो, अब आगे चलें तो बाईं ओर से हो गई, तो दूसरी हो जाएगी सहायक नदियों में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। गुरुजी दाईं ओर से कौन सी हैं? तो बेसिकली हमने तो यहां तक पढ़ा था, लेकिन एक बच्चे ने और कमेंट्स किया। जी जी, दोनों अलग अलग बेटा भाई, हाँ जी पचारिया जी। तो एक बच्चे ने और कमेंट्स किया कि गुरुजी यहां पर एक नदी और है कि इसके ऊपर किनारे पर इसकी सहायक नदी, हाँ है ना, शिप्रा है ना, लेकिन वो एमपी में है। शिप्रा जो है एमपी में है। जी जी, एसीसी लाखेरी एसीसी सीमेंट का प्लांट है, वो गलती से बोला गया भाई जी। आ जाओ, तो उसकी सहायक नदियों में एक तो आ जाएगा आपका शिप्रा, ए शिप्रा नदी, और ये शिप्रा नदी एमपी में है। एक बी छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध। तो ये छोटी काली सिंध यदि राजस्थान में पूछे कि कहां से होकर के बहती है, तो आप तो याद रखना झालावाड़ से। छोटी काली सिंध कहां से है? झालावाड़ से। छोटी छोटी है बेटा उमेश, है छोटी छोटी नदियां तो जी, झालावाड़ में। उसके बाद में सी काली सिंध है, और ये बहुत परेशान करेगी। काली सिंध बहुत परेशान करेगी। गुरुजी कैसे? सबसे पहले देखो इसका उद्गम, और इसका उद्गम जो होता है वो होता है आपके देवास एमपी में। इसका उद्गम कहां से होता है? जी नहीं दे रहा बेटा, नहीं दे रहा है ना। देवास एमपी से इसका उद्गम हुआ। देखो चित्र में दिखा दूं आपको, यहां से ये रहा काली सिंध, कहां से आती है? एमपी से आती है, और उसके बाद बहती यहां से। कुन्नौर कुल की बात भी करते हैं बेटा, रुको एक बार, है ना। देवास एमपी, उसके बाद में ये एमपी से होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश कहां से करेगी? बैंदा रायपुर से। नहीं भाई, एक जगह पड़ता है बैंदा, बैंदा कहां पड़ता है? रायपुर। झालावाड़, राजस्थान में प्रवेश ये बैंदा रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है। मतलब यहां पर आपका एक गांव पड़ता है बैंदा गांव, रायपुर के अंदर झालावाड़ में। बैंदा या बिंदा गांव आ जाता है रायपुर झालावाड़ में, राजस्थान में प्रवेश करती है। और उसके बाद में विलय, तो विलय हो जाएगा नानेरा, कोटा में, चंबल में विलय। नानेरा कोटा में, चंबल में विलय जी। उसके बाद आता है गुरुजी इसकी सहायक नदियां भी हैं क्या? देखो मैंने यहां पर इसकी सहायक नदियां बहुत सारी लिखवाई आपको, देखोगे चित्र में समझ में आ जाएगा। आप लोग भी देखोगे तो एक तो कौन सी आ रही है? परवन, एक कौन सी आ रही है? आहू, एक उजाड़, और एक चोली। तो परवन, आहू, उजाड़, चोली, परवन, आहू, उजाड़, चोली। बेटा वो कुलदीप वहीं देखेंगे आगे, यहां नहीं देखेंगे कुछ भी। पर्वत, परवन, आहू, उजाड़ और चोली, ये इसकी सहायक नदियां हैं। हाँ, नानेरा कह दो, नवनेरा कह दो, एक ही बात है जी। गुरुजी कौन कौन सी सहायक नदियां? तो बेटा एक सहायक नदी तो है परवन, परवन। एक तो कौन सी है? परवन है साहब
देखता हूं बेटा तालचंद। परवन की बात करें गुरुजी, ये कहां से आती है? तो परवन जो है ना, नहीं बेटा, परवन की बात करें ये आती कहां से है? ये आपके मालवा का पठार, एमपी से आती है। और ये राजस्थान में कहां से पड़ती है? जी 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 जी, एक आता है कि गुरुजी इसका राजस्थान में प्रवेश, तो इसका राजस्थान में प्रवेश जो होता है ना, ये होता है आपके मनोहर थाना से, झालावाड़ से। मनोहर थाना झालावाड़ से। हो सकता है मैंने चित्र में ऐसे नहीं बनाया हो, ये अलग विषय हो सकता है। अच्छा, इधर से इसको ऐसे प्रवेश कर दो, मतलब चित्र ये हमने तो सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए बनाया था आपको, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना गुरुजी। हाँ कि गुरुजी यही था, है ना जी। चाहे यहाँ लगा दो, या लो ऐसे, ऐसे या लो परवन। तो ये मनोहर थाना झालावाड़ में, मतलब तो समझने के लिए था कि बेटा ऐसे है परवन झालावाड़ से। हाँ ईआरसीपी से है बेटा, ईआरसीपी बताऊंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा यहां से जी। मनोहर थाना झालावाड़ से प्रवेश करती परवन। उसके बाद में इसका विलय भी आता है, विलय, विलय गुरुजी इसका विलय कहां होता है? तो ये झालावाड़ में प्रवेश करती है, और झालावाड़ के बाद कहां जाती है? बारा में, और बारा में गांव पड़ता है पलायता गांव, पलायता गांव बारा में। काली सिंध में विलय जी। हो गए यहां से, चलो। और एक आ जाएगा, तो ये तो हो गया परवन, हाँ। और एक आ जाएगा नदी किनारे, नदी किनारे। इस परवन नदी के किनारे पर है क्या? शेरगढ़ दुर्ग व अभ्यारण्य है। शेरगढ़ दुर्ग और अभ्यारण्य है जी। एक बच्चे ने कहा सर काली सिंध नदी पर एक चीज जो बता दो। बेटा काली सिंध नदी पर एक बांध बनाया जाए जिसका नाम नवनेरा बांध है, या हरिश्चंद्र बांध की बात करें वो बता दो साहब जी। जैसे यहाँ पर बात करें काली सिंध नदी की बात करें, बच्चे ने कहा गुरुजी इसके ऊपर बांध, तो बेटा इसके ऊपर बांध की बात करूँ ना मैं, तो एक तो हरिश्चंद्र बांध है, कोटा में, और एक इसके ऊपर बांध आपका नवनेरा बांध, और ये भी कहां पर है? कोटा में। ठीक है, हरिश्चंद्र बांध है कोटा में। बहुत है बेटा सैनी जी, बहुत है। नहीं बेटा कहीं नहीं आ रहा मैं जी। परवन, इसकी सहायक नदी एक परवन, इसके अलावा और कौन सी हैं? बेटा इतने साल हो गए पूजा, रटेगे तो। वैसे इस परवन की भी सहायक नदियां तुम कहो तो इसकी सहायक नदियां लिखवा दूं, इसकी भी सहायक नदियां परवन की। चित्र में तो बनाया नहीं, लेकिन रटना तो पड़ेगा साहब जी भाई। कौन कौन सी है? नेवज, काली खोड़, एक है नेवज और एक है काली खोड़। नेवज व काली खोड़ जी। तो काली सिंध, काली सिंध की एक सहायक नदी होगी परवन। अब काली सिंध की दूसरी सहायक नदी, काली सिंध की दूसरी सहायक नदी, जी हां नीवज और काली खोड़। और दूसरी सहायक नदी कौन सी है? आहू। आहू क्या कहता है? मैं आपको तो क्रमवार लिखना है, सहायक नदियां एक दो क्रमवार लिखना है। मेरे पास तो फिर मैं यदि आगे चेंज करूंगा ना तो फिर तुम लोग फिर गड़बड़ कर दोगे। आहू, ये इसका उद्गम कहां से आता है तो बता दूं, उद्गम, और ये हो जाएगा आपके
सुसनेर पर्वत एमपी। ये सुसनेर पर्वत एमपी से आती है साहब। और ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? ये भी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां से? नंदपुर से। नंदपुर झालावाड़। ये नंदपुर झालावाड़ में प्रवेश करती है जी। और एक और याद रखना कि आहू व काली सिंध नदी किनारे गागरोन जलदुर्ग, जो कि आपके झालावाड़ है, नदी के किनारे पर गागरोन जलदुर्ग है। हरिश्चंद्र बांध ये कोटा और झालावाड़ की सीमा पर बेटा। लोकेश, जो हरिश्चंद्र बांध की बात कर रहे हो ना आप, ये कोटा और झालावाड़ की सीमा पर है। चाहे इसमें कोटा प्लस झालावाड़ भी लिख सकते हो। ये है कहानी इसकी। और इसकी एक सहायक नदी आती है। तीसरी की बात करें, तीसरी कौन सी है? उजाड़। और उजाड़ पर क्या है? झालावाड़ में भीमसागर बांध है ना। नेवज बांध इसी पे है। आ जाएगा कि झालावाड़ में भीमसागर बांध है। झालावाड़ में भीम सागर झालावाड़ में भीम सागर बांध है उजाड़ पे। और इसकी चौथी सहायक नदी आती है चोली। अरे चोली कहां पर है? झालावाड़। मुझे एक ही पेज में लिखना मेरी मजबूरी थी, समझ में नहीं आएगा साहब। सर इस नदी से हमारे घर में पानी घुस गया। हाँ, भीमसागर बांध है हमारे गांव के पास में। भीमसागर गांव में खानपुर में ही, बेसिकली भीमसागर बांध जो है ना झालावाड़ के खानपुर में। मैं खूब नया हूं उसमें, नया उस बेटा इसके अंदर। तो कितना पढ़ा दिया आज का? तो पूरा हो गया। अभी तो चूल्हे जलप्रपात बचा है बेटा। अभी तो इसकी सहायक नदी एक पार्वती बची है बेटा। अभी तो इसके त्रिवेणी संगम बच्चे हैं मेरे बेटा। ये है। फिर भी हमने एक दिन में खींच लिया। कानपुर कॉलेज है, मैं इस कानपुर बांध में खूब नया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। नहीं भाई गौड़ साहब, नहीं 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 नहीं। जी 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 हाँ कुलदीप, कल बताना बेटा, लिखवा दूंगा, नोट लगा लिखवा दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।